नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। मैं थोड़ा दर्शकों से पहले माफी मांग लूं कि मैं ट्रेवल कर रहा हूं, बैंगलोर में हूं और आईटी सिटी बैंगलोर में नेट की बहुत समस्या है। ये भी अजीब सा एक वो है। मतलब मैंने कई लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत कॉमन चीज है, यहाँ नेट तो नहीं मिलता है। खैर, अ, अब प्रोफेसर साहब, अब सब कई बहुत सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उस मुझे एक चीज ये लग रही कि कम से कम अंतोगत्वा उत्तर प्रदेश में गठबंधन फॉर्मली अनाउंस हो गया। 17 सीटें कांग्रेस, एक सीट चंद्रशेखर रावण और 62 सीट पे सपा लड़ेगी। जो पहली लिस्ट आई है, मुझे तो भाई, मैं उससे बहुत आशावान हूँ। जो पहली लिस्ट सपा की आई है, अच्छे नाम है उसमें, मतलब एज वाले हैं, जिसमें फाइटिंग बिल्कुल ठीक से कड़ा मुकाबला करेगी। हालांकि अभी बीजेपी के जब तक अपने पत्ते नहीं खुलते हैं तब तक बहुत कुछ करना। मैं पहला रिएक्शन आपका ले लूं, जो ये गठबंधन हो गया उत्तर प्रदेश में, इससे क्या थोड़ा माहौल बदलने की उम्मीद है? आनंद जी, गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि दो और गठबंधन या तो हो गए हैं या घोषित होने वाले हैं। एक है आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस का गठबंधन, जो कि एक प्रदेश का नहीं है। ये एक पूरी पैकेज डील है। समाजवादी पार्टी से तो केवल एक प्रदेश में गठबंधन हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी को उन्होंने मध्य प्रदेश में भी एक सीट दी है, खजुराहो जी की। जी ये हम लोगों को इसका उल्लेख जरूर करना चाहिए, क्योंकि मध्य जी प्रदेश में उन्होंने एमएलए की एक भी सीट देने के लिए कमलनाथ तैयार नहीं हुए थे। जी अब वो एमपी की वहां पर सीट दे रहे हैं। इसी से पता लगता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति क्यों गलत थी और उसका उन्हें नुकसान भी हुआ। अगर समाजवादी पार्टी को वहां सीट देते तो उसका फायदा हो सकता था। बहरहाल, जो आम आदमी पार्टी के साथ जो गठजोड़ हुआ है वो महत्वपूर्ण गठजोड़ है और उसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे देश की राजनीति के ऊपर। एक तो वो पैकेज डील है पूरी। आम आदमी पार्टी उस गठजोड़, अगर वो गठजोड़ सारा का सारा जैसा कि अभी चर्चा हो रही है उसी तरीके से हुआ, तो आम आदमी पार्टी का एक नेशनल फुटप्रिंट दिखाई पड़ेगा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। भाई, विधानसभा में तो पंजाब में और दिल्ली में मजबूत है ही, लेकिन लोकसभा चुनाव के संदर्भ में पहली बार एक नेशनल फुटप्रिंट दिखाई पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं, अगर संजय सिंह जेल से बाहर होते और वो इस दौरान लगातार उत्तर प्रदेश का कामकाज जैसा कि वो संभालते थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से संभालते रहते, तो इस गठजोड़ में संजय सिंह भी उत्तर प्रदेश में शामिल होते और उनको वहां भी एक आध सीट उत्तर प्रदेश में कहीं वो मांग सकते थे और उनको देने के बारे में ये लोग सोच सकते थे। अब आम आदमी पार्टी क्या हुआ कि दिल्ली में तो 4 सीटें उनको मिल रही हैं, 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में जा रही हैं। असम में 2 या 3 सीटें उन्हें मिल सकती हैं। गुजरात में भरूच और भावनगर की सीट उन्होंने मांगी है। भावनगर की सीट तो निश्चित रूप से मिल जाएगी। भरूच पे अहमद पटेल के परिवार वालों की दावेदारियां हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक तरह से उन्हें वायदा ही कर दिया है कि वो भरूच की सीट दे देंगे, जहां से वो अपने युवा आदिवासी नेता को लड़ाएंगे। गोवा में 2 सीटें हैं, उसमें से एक सीट भी इनको कांग्रेस दे सकती है। तो असम में, गोवा में, गुजरात में और फिर उत्तर और दिल्ली में, पंजाब में गठजोड़ की कोई जरूरत नहीं है। आमतौर पे सभी जो भाजपा और अकाली दल को छोड़ के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में एक तरह की सहमति बन गई है कि वहां कोई आवश्यकता नहीं है। और जो तीसरी विपक्ष की राजनीति के लिहाज से सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात यह है कि बंगाल में भी इन लोगों के बीच में गठजोड़ हो सकता है। जी जी बंगाल में वो 2 सीटें देने के लिए तैयार थी पहले। हो सकता है कि 5 सीटों पर गठजोड़ हो जाए, क्योंकि संदेश खाली के सवाल पर भाजपा ने जो बड़े पैमाने पर दबाव बनाया है, उसमें भी विपक्ष के लोगों के ऊपर दबाव पड़ा है कि भाई वो कुछ एकता वगैरह करे आपस में। जी ठीक है, जी वहां तृणमूल कांग्रेस बहुत मजबूत है और वो अकेले ही चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अगर एकता वगैरह हो जाएगी तो उससे भी उनको कुछ लाभ हो सकता है। तो विपक्ष की जो विपक्ष की एकता का जो नक्शा है वो उभरने लगा है। अभी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच में 37 सीटों के ऊपर तकरीबन सहमति बन गई है कि कौन कहां कितनी लड़ेगा। बिहार में अभी सहमति नहीं बनी है। जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, उस वक्त एक फार्मूला इन लोगों ने बनाया था, तो वो नीतीश कुमार तो अब रहे नहीं, तो उस फार्मूले को उन्हें दोबारा फिर रिजेक्ट करना, दोबारा दुरुस्त करना पड़ेगा। तो वहां पे अभी तो वहां तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है, जो कि असाधारण रूप से सफल है। सफल है। तेजस्वी यादव की यात्रा तो इतनी सफल है, जिसके बारे में यात्रा देख के ही समझ में आया कि कितनी सफल होने वाली थी। जी, मैं प्रश्न फिर से, बंगाल में ये जिस लो। तरह से भाजपा ने घेरने की कोशिश की थी संदेश खाली वाले सवाल पे,
और उससे थोड़ा क्योंकि इन लोग बार बार एक ही प्रश्न कहते थे, भाई मणिपुर में क्यों नहीं गया बीजेपी। लेकिन जो एक सिख आईपीएस अफसर को जब भाजपा के लोगों ने जिस तरह से गाली देके खालिस्तान और ये सब कहा, खालिस्तानी बोला, और सबसे बड़ी बात मुझे एक अच्छी लगी कि उस सिख अफसर ने उसको रेजिस्ट किया कि मैं हिंदुस्तान में रहते हुए तो मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो। उसके बाद अगर आप देखिए तो बिल्कुल ये सरकारी मीडिया खामोश हो गया, बीजेपी ने स्टेटमेंट देने बंद कर दिए, और शायद उसको संदेश खाली को अपने आप ही नियति ने उसको एजेंडे से बाहर कर दिया। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा आपकी। देखिए, वो सिख वाली घटना हुई है, मैंने उसको देखा है, और सिख अफसर ने जिस तरह से उसका प्रतिरोध किया वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाजपा ने संदेश खाली के मुद्दे को छोड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी तो चाहते ही है कि शायद संदेश खाली के मुद्दे पर ही वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, मुख्य तौर पर उसी को केंद्र बनाकर वो तृणमूल कांग्रेस पर हमला करेंगे और गैर भाजपा विपक्ष के ऊपर हमला करेंगे। देखिए क्या होता है। मेरी मान्यता यह है कि संदेश खाली का असर स्थानीय स्तर पर तो हो सकता है, लेकिन पूरे बंगाल में उसका असर होगा, मैं इससे सहमत नहीं। भाजपा हर जगह हिंदू मुसलमान करती है, आम लोग भी इस बात को जानते हैं कि बीजेपी, अब तो सब लोग जानते हैं कि बीजेपी का ये एक तयशुदा हथकंडा है, वो जहां जाएंगे वो हिंदू बनाम मुसलमान करेंगे, इसके अलावा और कोई राजनीति उन्हें आती नहीं। गोलबंदी की यही कहीं भी गोलबंदी की शुरुआत उसी तरीके से करते हैं, जहां पर मुसलमान ना के बराबर होते हैं, इसलिए उन इलाकों में उनका कुछ चलता नहीं है उनका। क्योंकि बंगाल में मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में है, देश के किसी भी राज्य के मुकाबले मुसलमान बड़ी संख्या में है, इसलिए वहां पर वो सोचते हैं कि इसके आधार पर हम कर लेंगे। लेकिन जब तक बंगाल का मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग और उन दोनों को मिला के जो भद्रलोक बनता है बंगाल का, वो जब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को चुनाव में नहीं हरा सकती। भद्रलोक इस समय ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वो ममता बनर्जी को छोड़ने जा रहा है। भद्रलोक आज भी ममता बनर्जी के साथ है, मजबूती के साथ। एक जमाने में वो सीपीएम के साथ होता था, उससे पहले वो कांग्रेस के साथ होता था। तो भारतीय जनता पार्टी जब तक भद्रलोक को नहीं जीतती तब तक बंगाल को नहीं जीत पाएगी। और मुझे लगता है कि इस बार, पिछली बार जो 18 सीटें उन्हें जीती थी, अभी जितने संकेत मिल रहे हैं उसके लिहाज से ही कम 8 से 10 सीटों का भाजपा को बंगाल में नुकसान हो सकता है। माफी चाहूंगा अबे भाई, ये मालूम नहीं बार बार चला जा रहा है फिर आ रहा है। चलिए अब मैं बिहार की बात थोड़ी कर लें, क्योंकि जितनी तेजस्वी यादव जी की यात्रा को मिल रहा है, जैसी खबर है कि 3 तारीख को शायद राहुल गांधी भी जाके उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। एक और चीज है, वहां पे 16 या 17 सीटों का जो जेडीयू की सीटें खाली हो रही थी, उसका रीअलाइनमेंट की बात है, उसको किसको कितना देने की बात है। बाकी तो मेरे ख्याल में एक राउंड ऑफ पहले जब नीतीश कुमार थे तो तय हो गया था काफी चीजें। बिहार कोई, मुझे नहीं लगता है कि बिहार कोई अड़ंगा डालेगा। बिहार अब कितनी मजबूती से लड़ेगा, नीतीश कुमार जी के पास भी कहने को कुछ नहीं है। मैं एक साथ में एक प्रश्न और जोड़ दूं, बीजेपी ये वेटिंग का पॉलिटिक्स अब एक शुरू कर दी है। उन्होंने जयंत चौधरी के साथ जिस तरह से रोक के रखा है, नीतीश कुमार भी कुछ अब हाशिए में ही है, कमलनाथ को आने नहीं दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया है इसलिए नहीं आने दिया। इस पे भी जरा एक मिला जुला के, क्योंकि नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और कमलनाथ का ट्रीटमेंट और बिहार में तेजस्वी यादव जिस तरह से लीड कर रहे हैं। देखिए, जो तोड़ फोड़ की राजनीति होती है, उस राजनीति के कुछ परिणाम होते हैं। उन परिणामों का पहले से अंदाजा नहीं लगाया सकता। जिस वक्त ये जयंत चौधरी को फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और जयंत चौधरी का भी मन कर रहा था उधर से भाजपा के साथ जुड़ने का, और फिर चरण सिंह को भारत रत्न मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो जाट नेतृत्व था, भाजपा का अपना जाट नेतृत्व, उसके दिमाग में काफी बेचैनियां इस बात को लेकर थी। भाई, भाजपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जाट समाज से आते हैं, फिर वहां संजीव बालियान है, इसके अलावा भी 3-4 महत्वपूर्ण जाट नाम है जिन्हें ये पहले लगता था कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संभालेंगे। जब जयंत चौधरी को ले आए भाजपा के लोग अपनी कतार में, तो उनको लगा कि भाई इसका मतलब ये है कि आला कमान को हमारी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है। आला कमान को हमारी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है कि हम लोग जाटों का वोट ला सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए जयंत चौधरी को लाने की जरूरत पड़ी। तो इस चीज को लेकर उन्हें जयंत चौधरी को बहुत स्वागत भाव से उन्होंने नहीं देखा है, और ये चीज जयंत चौधरी उनको भी पता है। तो मैं इस बात को इस लिहाज से भी कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन भी एक पहलू है जो उसको पहले, इसके बारे में पहले सोचा नहीं था इन लोगों ने। अगर टिकैत के नेतृत्व में या किसी और किसान संगठन के नेतृत्व में
पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों ने कहा चलो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करते हैं। फिर जयंत चौधरी क्या करेंगे? फिर राष्ट्रीय लोकदल क्या करेगा? इसलिए जयंत चौधरी भी थोड़े से सिटपटाए हुए हैं, वो भी चुप बैठे हुए हैं। उनकी भी समझ में आ रहा है कि राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह चल रहा है उसमें क्या उनका एनडीए में जाना बहुत मुफीद साबित होगा उनके लिए। तो वो भी पुनर्विचार कर रहे हैं कहीं ना कहीं। फिर समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि हम आपको, अगर आप भूले हुए हैं लेकिन आ जाएं भूल भटक के इस रास्ते पे दोबारा, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो अभी ये जो बिसात है, इसमें सब फैसले नहीं हुए हैं। मतलब उधर लालू जी भी कह रहे हैं नीतीश जी से कि अरे भाई अगर मन करे, मन ना लगे तो आ जाना इधर। लालू जी ने भी कह दिया है। कमलनाथ जी को वो मालूम नहीं कब, वो अब कह रहे हैं कि उनके बेटे को लेंगे, कमलनाथ जी को नहीं लेंगे। कुछ अजीब अजीब सी स्थितियां हैं। तो पहले जरा नीतीश जी का भी क्या, अभी आपके हिसाब से फाइनल नहीं हुआ है बिहार में? नीतीश अभी जी भी का कुछ तो बाकी फाइनल है? है। नीतीश जी का तो फाइनल लगता है। हालांकि जैसा कि तेजस्वी ने कहा भी है कि मोदी जी बड़ी मजबूत गारंटियां देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कब पलट जाएंगे, पलटेंगे नहीं, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। तो पता नहीं नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अभी लोकसभा चुनाव तक तो मुझे लगता है कि एनडीए के साथ ही रहेंगे, ऐसा जी मुझे लगता जी है। और जी। लोकसभा चुनाव के बाद फिर नुकसान फायदे का अंदाजा लगाएंगे। फिर विधानसभा चुनाव की समझौता वार्ता शुरू होगी, उसके लिए सौदेबाजी शुरू होगी। उस सौदेबाजी में मामला कहाँ जाता है, सब कुछ इसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो कब तक एनडीए में रहते हैं। जी लेकिन वो कहीं भी स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और आगे भी स्थायी रूप से वो कहीं नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। तो अबे भाई एक इस तरह से जी मामला चल वो एक जब तक भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बिहार में अपनी पोजीशन सेट नहीं कर लेती, अकेले दम पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं आ जाती, तब तक बिहार की राजनीति में ये अस्थिरता चलती रहेगी। बिहार की राजनीति में इस वक्त स्थिर केवल एक ही चीज है, वो है तेजस्वी का बढ़ता हुआ प्रभाव और राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत स्थिति। और तेजस्वी की पूरी कोशिश है कि वो यादव मुसलमान का जो उनका एक स्थायी जनाधार है, उस जनाधार की सीमाओं को लांघ कर दूसरे सामाजिक समूहों के साथ भी कोई ताल्लुक बनाए और राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के स्तर पर अधिक स्वीकार योग्य पार्टी बनाए। असीम अरुण जी का नाम बहुत चल रहा है। कभी कहा जाता है वो कन्नौज से लड़ेंगे, कभी कहा जाता है क्या बीजेपी के पास अब नेता ही नहीं रह गए कि असीम अरुण जो कल आए थे, इस्तीफा दे के लाया गया? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राजनीतिक शक्तियों की कमी नहीं है। और वो अभी भी रणनीति और मानव संसाधनों के लिहाज से देश में सबसे मजबूत पार्टी है। और निकट भविष्य में भी मुझे उसकी इस हैसियत में कोई कमी आते हुए नहीं दिख रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और चंद्रशेखर रावत और कांग्रेस के बीच में समझौता जरूर हो गया है, लेकिन ये मानना कि इस समझौते से वो बहुत बड़ा डेंट भाजपा की स्थिति में डाल पाएंगे, ये अभी मानना उचित नहीं है। इस निर्णय पे हम नहीं पहुंच सकते। ये जरूर है कि अखिलेश ने जो योजना बनाई है, वो योजना ये है कि वो करीब 20 सीटों के ऊपर फोकस करेंगे। और उन 20 सीटों में ऐसी देखने पर समझ में ये आएगा, वो सीटें, ऐसी सीटें भी तो है ना उत्तर प्रदेश में जिनमें 1 लाख से कम के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उन सीटों पर बाईस मेहनत बाईस करके सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐसी को चुनौती, 22 सीटें 22 हैं। सीटों पर, अबे भाई 22 उन सीटें हैं जी। जी, उन सीटों पर करके समाजवादी पार्टी अच्छी चुनौती दे सकती है। जो कांग्रेस के हिस्से में सीटें आई हैं, वो ज्यादातर शहरी सीटें हैं और उन सीटों के ऊपर कांग्रेस अच्छी तरह से लड़ना चाहती है। अब कांग्रेस के पास कम से कम यादव और मुसलमान वोट होंगे गठजोड़ में आने के बाद में, तो उसका भी एक फर्क पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनौती तो प्राप्त होगी। फिर वहां पर ये भी चर्चा चल रही है कि राजा भैया के से नरेश उत्तम जाके मिले। तो राजा भैया के घर के डाइनिंग रूम में, भोजनालय में उन दोनों ने खाना खाया। फिर उसकी तस्वीर खींची गई और वो तस्वीर फिर सोशल मीडिया के ऊपर आई। वो तस्वीर डालने के पीछे ये तो हो गई कि भाई तस्वीर उनकी बिना मर्जी की तो नहीं खींची जा सकती थी, वो तो उनका निजी इलाका था। फिर उस तस्वीर को डाला गया, वो भी उनकी मर्जी से डाला गया, तो उसके पीछे भी एक राजनीति है। तो और मैं समझता हूँ राजा भैया का और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के जो संबंध हैं, उन संबंधों के चलते ये सब जो है बिना मुख्यमंत्री जी के की इच्छा या उनकी जानकारी के बिना नहीं हो सकता। जी तो इसकी भी जी चर्चाएं हैं। ये राजनीति भी महत्वपूर्ण है, इसकी तरफ भी निगाह रखना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो राजपूत समाज है, उसके भारतीय जनता पार्टी से जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते बहुत पुराने नहीं हैं। राजपूत समाज समाजवादी पार्टी की तरफ भी एक जमाने में झुका रहा था।
झुक चुका है। तो ऐसी और सर्वोदय की विचारधारा से वो प्रभावित रहा है, वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि वो हमेशा से हिंदुत्ववादी था और या मुसलमानों के प्रति घृणा से भरा हुआ था। राजपूत समाज तो भारत के पूरे इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा कि मुसलमानों के प्रति उसमें कोई विशेष घृणा हो। उसका तो पूरा मध्ययुग का इतिहास ही बताता है कि मुसलमानों के साथ तरह तरह के संबंधों के चलते ही उसने अपना विकास किया है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसके ऊपर भी निगाह रखना पड़ेगी कि ये अंदर खाने क्या गुल खिला रही है। जी, मैं कांग्रेस का इस ढंग से कह रहा हूं कि खड़गे जी एक बड़ा फैक्टर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब वो 2% वोट होंगे या कितना, लेकिन हरिजन उनकी वजह से मेरे साथ आज दिन भर मतलब बहुत से हरिजन नेता भी मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात, वो खड़गे जी की तरफ उनका एक प्रेम की दृष्टि से और अफेक्शन की दृष्टि से देख रहे हैं। फर्क जरूर खड़गे जी कुछ वोट का हरिजन का जरूर डालेंगे। आनंद जी, ये खड़गे फैक्टर है वो इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का जनाधार जो है वो एक तरह से फ्लोटिंग हो गया है। एक जमाने में जो मायावती के साथ 100% जुड़ा हुआ था, वो 100 में 80 से लेकर 85 वोट मायावती को मिलते थे, बहुजन समाज पार्टी को मिलते थे। अब ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि ना 2022 के चुनाव में रही और ना इस चुनाव में रहने वाली है। मायावती पूरा खेल इस तरीके से खेलेंगी इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जो दलित वोट है वो उनके कहने से भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा। घोसी में उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं दिया था और वहां पे दलित वोट भाजपा के खिलाफ पड़ा घोसी में। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अब इस वक्त मायावती का जनाधार है उसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी बहुजन समाज पार्टी में जाएगा, कुछ हिस्सा बीजेपी में जाएगा, कुछ स्थानीय क्षेत्र स्थिति को देखते हुए कांग्रेस जा सकता है, समाजवादी पार्टी में भी वो हिस्सा जाएगा। तो इस वक्त अगले चुनाव में हम देखेंगे कि जो जाटव समाज है और जो मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश के 100 दलितों में 70 से ज्यादा जाटव होते हैं, जो जाटव समाज है वो जाटव समाज का वोट इस चुनाव में काफी बिखरने वाला है। और क्योंकि बिखरेगा इसलिए वो गैर भाजपा दलों को भी उसका लाभ होगा। जी जी, मैं एक स्पेसिफिक चीज और जरा आपसे समझ लूं, इसलिए कि एक और चीज है जो शायद पर्दे के पीछे हुई है, लोग उसको बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसा कुछ लोगों का मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्क्रिप्ट क्या जो डिसीजन आया वो स्क्रिप्टेड था। स्क्रिप्टेड इस वजह से कि नवंबर में निर्णय रिजर्व कर लिया और फिर 3 महीने बाद निर्णय दिया। और एक निर्णय में ये भी कहा कि जो बॉन्ड भुनाए नहीं गए हैं उनको बॉन्ड को वापस करना है। मेरे पास कुछ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगह की सूचनाओं से कि इसमें सबसे बड़ी लूजर इस समय कांग्रेस रही है, क्योंकि बीजेपी के पास एक भी बॉन्ड ऐसा नहीं था जो भुनाया ना गया हो। तो 15 दिन की ही विंडो होती है। कांग्रेस का उन्होंने सिस्टमेटिकली पहले अकाउंट फ्रीज करवा दिया था, तो कांग्रेस उस बॉन्ड को लेके घूम रही थी उसका। तो कांग्रेस के पास बहुत से बॉन्ड ऐसे रह गए हैं जो तो ये बीजेपी ने अगर किया तो बिल्कुल स्ट्रेटेजी के तहत किया कि फ्रीज कर दो, ये पैसा ना डाल पाए, और इधर से ऑर्डर आ गया कि मैं थोड़ा इस पे भी आपका है, क्योंकि जो पैसा है साधन है इम्पोर्टेंट, अब इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है भाई। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अब देखिए, मैं अभी भी मानता हूं कि कांग्रेस का जिन आधारों, कांग्रेस का जो कैचमेंट एरिया है, कांग्रेस का जो प्रभाव क्षेत्र है, उस प्रभाव क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र है। इसके बाद कांग्रेस के प्रभाव क्षेत्र में आप गुजरात भी जोड़ सकते हैं, कर्नाटक है, तेलंगाना है, ये सब कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र है। तो कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे चाहिए। जहां उनकी सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, तो वो राज्य सरकारें जुगाड़ करेंगी, लेकिन जहां पर राज्य सरकारें नहीं है वहां पर जो केंद्रीय आला कमान को ज्यादा जुगाड़ करनी पड़ेगी। और अगर ये इस फैसले की वजह से कांग्रेस अपने बहुत से, अगर थोड़ी बहुत संख्या है तो कोई बात नहीं है, 1-1 करोड़ वाले जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, अगर बहुत से इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं भुना पाई है कांग्रेस, तो जाहिर है कि वो अब प्रधानमंत्री सहायता कोष में चला जाएगा पैसा। 15 दिन में अगर आप नहीं भुनाते हैं तो प्रधानमंत्री सहायता कोष में पैसा चला जाता है, तो वो कांग्रेस को उससे नुकसान होगा। अब कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग भी शुरू कर रखी है और उसका आंकड़ा कांग्रेस के प्रवक्ताओं के मुताबिक वो अपनी वेबसाइट पे भी डालते हैं कि कहां से पैसा आया, क्या आया, ताकि उसमें एक पारदर्शिता बनी रहे। तो देखिए, ये मॉडल भी, क्राउड फंडिंग का मॉडल कितना कितना आगे जाता है और कितना चुनावी प्रक्रिया को आगे जाकर प्रभावित करता है। जो अगर कांग्रेस क्राउड फंडिंग के जरिए अच्छी खासी रकम जुटा पाई तो उससे फिर एक ये तरीका शुरू होगा, उससे भारतीय लोकतंत्र को लाभ ही होने वाला है अंततः।
मैं अबे भाई आपको याद दिला दूं क्राउड फंडिंग की। आप तो इमरजेंसी में इमरजेंसी के बाद अगर आपको याद हो, बहुत से समाजवादी नेता अंगूठा लेके मीटिंग के बाद चंद्रशेखर जी, जॉर्ज फर्नांडिस, सब लोग घुमाते थे। तो उस समय इसका नाम क्राउड फंडिंग नहीं था। लोग कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 98 54 इस तरह से लोग देते थे, और उसका एक इनडायरेक्टली इफेक्ट ये होता था कि पार्टिसिपेशन भी हो जाता था। जिसने 8 आना भी दिया उसको फिर उसका एक तरह से वोट पक्का माना जाता था। मैं इस बात को, अच्छा दूसरा मैं एक और चीज आपको बता दूं, दर्शकों को भी, ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अब की नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है कि ये आप वापस होगा एसबीआई में, और एसबीआई जिसने दिया उसके अकाउंट में वापस करेगी। अच्छा अच्छा, ये मुझे ये जी तथ्य मुझे ध्यान जी नहीं था। तो उसका जी। तो नियम ये हाँ, था, इलेक्टोरल फंड का पुराने नियम ये में, था कि 15 दिन में नहीं भुनाया तो वहां चला जाएगा। हालांकि उस नियम की भी धज्जियां ये उड़ा चुके हैं। जब पीएमओ को जो फंड जाना था उसमें कहा कि नहीं नहीं, रिलैक्स कर दो, थोड़ा टाइम आगे दे दो। वो भी अपना पैसा जब लेना था तो उस नियम को इन लोगों ने माना नहीं था। पुराने उसमें भी इन्होंने उसको आगे एक्सटेंड करवा दिया था। आनंद जी, मुख्य तौर पर स्थिति यह है कि विपक्ष का गठबंधन धीरे धीरे अपना आकार ले रहा है। देर की है इन्होंने बहुत, गति इनकी अभी भी धीमी है। मैं तो मुझे लगता था कि शायद ये 15 जनवरी या 20 जनवरी तक अपना गठबंधन कर लेंगे, लेकिन ये गठबंधन नहीं कर पाए। एक तरह से विपक्षी एकता को इन लोगों ने सिर के बल भी खड़ा कर दिया है। जो काम पहले होना चाहिए था, न्यूनतम साझा कार्यक्रम वगैरह बनाना चाहिए था, वो आज तक नहीं बनाया है। पता नहीं वो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। मुद्दे इनके पास हैं, प्लेट में सजे हुए हैं। मुद्दे एक नहीं बहुत से हैं। दूसरे, भाजपा के खिलाफ जो क्षेत्रीय शक्तियां खड़ी हुई हैं, जैसे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, और बिहार में तेजस्वी यादव, जो क्षेत्रीय शक्तियां खड़ी हुई हैं वो काफी मजबूत हैं, अपने अपने इलाके में बहुत लोकप्रिय हैं और जम के भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगी। बेहतर होता कि ये लोग एक सुव्यवस्थित तरीके से अपना गठजोड़ बनाते, जिससे नरेंद्र मोदी जो एक नैरेटिव चलाते हैं, एक खुशनुमा कहानी सारे देश को सुनाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है और गर्व से कहो, ये गर्व से कहो हमारी इकोनॉमी इतनी हो जाएगी। इन सब के खिलाफ एक समांतर कहानी ये लोग बना सकते थे। ये कहानी अभी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर ये अच्छी तरीके से चुनाव लड़ पाए, मजबूत उम्मीदवारों को खड़ा कर पाए, संसाधनों की गोलबंदी कर पाए, तो कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे। और इस तरह 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 के परिणाम में कुछ तब्दीली आ सकती है। कम से कम इतनी उम्मीद विपक्ष के गठबंधन से बनी है। जी। मैं एक अंतिम वक्तव्य, वो सतपाल मलिक वाला कोई फैक्टर काम करेगा? क्योंकि जैसे नहीं, मुझे सतपाल नहीं मलिक को लगता, मुझे इन्होंने नहीं लगता किया। सतपाल मलिक बहुत दिनों तक भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। उन्होंने कुछ आकर्षक लगने वाले बयान दिए हैं, सनसनीखेज किस्म के बयान दिए हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई जाटों का नेतृत्व उनके पास है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके पर कुछ हमदर्दी जी होगी, जी हमदर्दी होगी ही जाट समाज में, लेकिन जाट समाज इस वक्त बहुत ही फ्लक्स में है। एक तरफ जयंत चौधरी हैं जो कि एनडीए के साथ जाने का पैंतरा लिए हुए हैं, दूसरी तरफ किसान आंदोलन है जो कि उनको दोबारा सक्रिय होने की तरफ धकेल रहा है। तो जाट समाज पिछले आगे 10 12 15 दिनों में क्या रुख लेता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। मैं चलते चलते अंतिम सवाल, क्योंकि बिना किसान सवाल के खत्म नहीं करेंगे। किसान वाला मामला अब मुझे लगता है और उलझ गया है, क्योंकि किसान तो मानने को नहीं तैयार है। मेरी बहुत किसान नेताओं से बात हुई। जो रेगुलर किसान नेता है वो भले ही वो कर ले, लेकिन जो जो छोटे छोटे दलों के को लीड कर रहे हैं वो इस समय बिल्कुल तैयार नहीं है किसी भी अ, बिना देखिए, एमएसपी की लीगल गारंटी के किसान वो नेताओं वापस की नहीं तरफ जाएंगे। से कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से किसान आंदोलन में एकता हो जाए। भाई, जिन लोगों ने दिसंबर में दिल्ली मार्च करने का आह्वान किया था, वो दरअसल पिछले नेतृत्व से टूटा हुआ हिस्सा था। अब पिछला नेतृत्व भी इतने दिनों तक किसान आंदोलन जमा रहा। अब जो पिछला नेतृत्व है जो कि इसमें शामिल नहीं था, वो भी अब जगह बार बार बैठकें करके योजना बना रहा है, सोच रहा है कि वो किस तरीके से इस आंदोलन में शामिल हो। इस आंदोलन में तभी शामिल हो पाएगा जबकि नेतृत्व में उसकी जगह मिले। 1 साल आंदोलन चला चुका है वो, तो कोई ऐसा नहीं है कि वो इस नेतृत्व के पीछे नहीं रहेगा। जब तक गुरनाम सिंह चढ़ूनी को, जब तक उग्रहा को और राकेश टिकैत को और तराई के किसान नेताओं को इस आंदोलन में पूरी जगह प्राप्त नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन, किसान नेताओं में एकता नहीं होगी। तो किसान आंदोलन में एकता नहीं होगी, तब तक ये सरकार के मुकाबले ज्यादा बड़ी दावेदारी नहीं कर पाएगा और इसी तरीके से मामला फंसा रहेगा। इस वक्त क्या है, एक गतिरोध पैदा हो गया है और वो गतिरोध ऐसा है, किसान नेताओं को भी समझ में आ रहा है कि वो दिल्ली में नहीं घुस पा रहे हैं। अगर वो दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे तो कोई दबाव नहीं बनेगा। सरकार ने तय कर लिया है कि हम किसी कीमत पे दिल्ली में नहीं घुसना जाएंगे।
एक दो लोग मरते हैं, मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मामला लंबा तो खिंच सकता है, लेकिन किसान आंदोलन दिल्ली में, किसान लोग के दिल्ली में आए और दबाव बना पाए, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है। हाँ, अगर किसानों के भी, किसान नेतृत्व में एकता हो गई, तब फिर ये कोई ऐसा रूप ले सकता है जिसकी अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।